यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने सुंदरता से राजा का दिल जीत लिया और मंत्री के साथ मिलकर राजा को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी की बहन थी। उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन का बदला लेना चाहती थी। रात्रि के समय मंत्री और वह स्त्री एक सुनसान इलाके में मिलते हैं और योजना बनाते हैं। मंत्री कहता है, कल महल के लिए कुछ सामान आने वाला है, तुम उसमें छुपकर बैठ जाना। जब सैनिक दरबार में रोकेंगे और तलाशी लेंगे, तब मैं आकर संभाल लूंगा तुम्हें। उसके अंदर छुपे रहने के लिए बस थोड़ी देर ही मिलेगी। जब सैनिक उस तालाब में हाथ मुंह धोएंगे, तब तक ही समय होगा तुम्हारे पास। उतना समय मेरे लिए काफी है। अगले दिन ठीक जंगल से होकर दूसरे राज्य तृतीय भूमि की ओर जाने वाला काफिला चला। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। सैनिक उस झरने पर हाथ पैर धोने के लिए गए ही थे कि वह झटपट जाकर उस सामान के भीतर छिप गई। जब वह सामान राज्य के दरबार पहुंचा, तो मंत्री ने तुरंत उसे अंदर लाने का आदेश दिया। सभी सैनिक चले गए तो मंत्री ने एक इशारा किया और वह तुरंत बाहर निकलकर दूसरी ओर चली गई। वह सीधा राजा के कक्ष की ओर बढ़ गई। राजा विक्रांत देव अपने कक्ष में अपने पुत्रों के विवाह के बारे में सोच रहे थे। राजा के दो ही पुत्र थे, राजकुमार आर्यवीर, राजकुमार सूर्यप्रभ, दोनों ही अत्यंत रूपवान थे। तभी वह स्त्री राजा के कक्ष में आ पहुंची। तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? राजा ने पूछा। मैं एक दुखियारी स्त्री हूं। मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है। मैं आपके शरण में आई हूं। महाराज कृपया मुझ पर दया करें। राजा ने उसकी हालत देखकर उसे महल में दासी बनकर रहने का आदेश दिया। धन्यवाद महाराज। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह स्त्री राजा के सामने अधिक आने लगी। कभी रात के समय तो कभी उनकी सेवा के बहाने राजा भी उसकी सेवा देखकर उसे अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन रात में दासी ने राजा को खूब मदिरा पिलाई। राजा का होश ठिकाने न रहा और वह वहीं लुढ़क गए। दासी ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और फिर ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। दासी ने अपने वस्त्र फाड़कर बाल बिखेर कर उनके पास लेट गई। राजा को तनिक भी होश नहीं था। रात यूं ही बीत गई। सुबह होते ही दासी वहीं पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी सिसकियां सुन राजा की नींद टूटी। उन्होंने उसे अपने पास बैठे देखा तो तुरंत उठकर बोले, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? दासी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए महाराज। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। राजा हैरान, तुम क्या बक रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज, आपने मदिरा पीकर अपना होश खो दिया और एक लाचार बेबस स्त्री के साथ अनुचित आचरण किया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ महाराज। राजा को पछतावा हो रहा था। यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम और तुम्हारी चार कुश्ती सुख से जीवन बिता सको। दासी की आंखों में एक अलग चमक थी। मुझे धन नहीं चाहिए महाराज, बस मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहीं महल में रखूंगा, पर इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। दासी चुपचाप उठी और सीधे मंत्री के पास चली गई। उसने एक इशारा किया और दोनों एकांत में मिले। दासी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है। राजा अब मेरे जाल में फंस चुके हैं। बस देखते जाओ आगे क्या होता है। मंत्री ने उसे चेताया, तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा। जैसे ही राजा को यह पता चला कि तुम रानी की छोटी बहन हो, वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी राजा से विवाह करना होगा। पर यह कैसे संभव होगा? वह तो किसी से विवाह करने के लिए मानते ही नहीं। मंत्री मुस्कुराकर कहा, इसका भी उपाय है मेरे पास। बस कुछ ही दिनों का इंतजार करो। उधर राजा अपने कक्ष में अत्यंत परेशान और विचार मग्न था। ये मैंने क्या कर दिया? एक साधारण स्त्री के साथ रात बिताई। यह तो घोर पाप है। तभी दासी शोरबा गर्म सूप लेकर उनके कक्ष में आई। महाराज, शोरबा लाई हूं। राजा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ठीक है, वहां सामने की मेज पर रख दो। पर जैसे ही उनकी नजर दासी के मुख पर पड़ी, उसकी सुंदरता ने राजा को क्षण भर में मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी कोमल आंखें जैसे राजा को अपनी ओर खींच रही थीं। बस उसने विनम्रता से कहा, महाराज, जल्दी पी लीजिएगा, अन्यथा यह ठंडा हो जाए। उसकी चाल ढाल और आवाज का लहजा राजा को उस ओर और लुभा रहा था। समय बीतता गया। वह रोज की तरह राजा की सेवा में लगी रही। जब 21 दिन पूरे हुए तो दासी को उल्टियां होने लगीं और उसकी तबीयत बिगड़ गई। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, फौरन वैद्य और हकीम को बुलाया जाए। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मंत्री कुछ देर सोच में पड़ गया।
आखिर एक साधारण सी दासी को राजा इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या सोच रहे हो सेनापति? राजा ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, मैं अभी वैद्यों को बुलाकर लाता हूं, सेनापति ने कहा और घुड़सवार होकर निकल पड़ा। राजा को इतना चिंतित देख पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। सबको शक होने लगा कि दोनों के बीच कुछ तो माजरा है। तब तक सेनापति वैद्य और हकीम की डोली लेकर महल पहुंच गया। दासी की जांच पड़ताल शुरू हुई। कुछ देर बाद एक वैद्य ने राजा से कहा, बधाई हो महाराज, यह तो गर्भवती हैं। राजा का चेहरा स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? लगता है अनजाने में ही मैंने गलत कर्म किया है, उसने मन ही मन सोचा। वह तुरंत दासी के कक्ष में गया तो पाया कि वह तो अत्यंत प्रसन्न है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? दासी मुस्कुराते हुए बोली, पति परमेश्वर, अब मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूं। क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, राजा ने क्रोध में कहा। दासी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, और जब आपने मेरा फायदा उठाया था तब उसका क्या? यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सारे राज्य को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। राजा चारों ओर से फंस चुका था, चाहकर भी वह अब कुछ नहीं कर सकता था। दासी कहती हैं, महाराज, शीघ्र ही मुझसे विवाह कीजिए, अन्यथा मैं समूचे राज्य में उद्घोष कर दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। दासी के स्वर में अब कोमलता नहीं, बल्कि तीखी चुनौती थी। राजा ने क्रोध में कहा, हमने तेरी मासूमियत पर विश्वास कर तुझे इस राजमहल में ठिकाना दिया और तू हमें ही धमकी दे रही है। दासी ने तनिक भी विचलित हुए बिना कही, मैं आपको 3 दिवस यानी 3 दिन का समय दे रही हूं। यदि आपने मुझसे विवाह स्वीकार न किया तो मैं इस प्रसंग को राज्य के कोने कोने में फैला दूंगी। इतना कह वह वहां से चली गई। राजा गहन चिंता में डूब गया। तभी सेनापति उनके समीप आया और प्रणाम कर बोला, महाराज, आपकी मुख मुद्रा अत्यंत उदास प्रतीत हो रही। कृपया निवेदन करें, ऐसा क्या कारण है जो आपको इस प्रकार चिंतातुर कर रहा है? राजा ने संकोचवश कहा, चिंतित हम नहीं तो। सेनापति ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपका सेवक और सेनापति हूं। यदि कोई संकट है तो कृपया हमें अवगत कराएं। मैं प्राणपण से आपका समाधान खोजूंगा। राजा को मानो आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक समस्त घटनाक्रम सुनाया। कैसे वह दासी महल में आई, सेवा के बहाने समीप आती रही और फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि घटी। इतना सुनते ही सेनापति की आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं अभी उसका पट्टीदासी का असली मंसूबा उजागर करूंगा। शीघ्र ही लौटकर आपको समाचार दूंगा। इतना कहा वह कक्ष से बाहर निकल पड़ा। उधर दासी रानी बनने के सपने देख रही थी। राजा भी उसे देखकर एक कृत्रिम मुस्कान देता और समय समय पर उसके साथ समय बिताने लगता। उसके साथ भोजन करता, वार्तालाप करता, यहां तक कि रात्रि में भी उसके समीप विश्राम करता। दासी को यह परिवर्तन खटकने लगा। कल तक तो महाराज मुझे देखने तक पसंद नहीं करते थे और आज यूं स्नेह लुटा रहे हैं। अवश्य कोई चाल है, उसने मन ही मन सोचा। इस प्रकार 2 दिन बीत गए, लेकिन सेनापति का कोई अता पता न था। राजा को क्या मालूम कि मंत्री ने सेनापति को बंदी बना लिया था। उस दासी से एकांत स्थान पर मिलकर दोनों के मुखमंडल पर प्रसन्नता छलक रही थी। मंत्री बोला, योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा है, पर आश्चर्य यह है कि सेनापति को तेरे विषय में भेद कैसे झांत हुआ। यदि मैं समय रहते न पहुंचता तो वह राजमहल पहुंचकर महाराज को समस्त वृत्तांत सुना देता। दासी ने उत्सुकता से पूछा, परंतु मंत्री जी, आपको यह कैसे झांत हुआ कि वह उसी नगर में गया था? मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल उस नगर में मेरा एक विश्वास पात्र मित्र रहता है। उसी ने मुझे इस घटना का समाचार भेजा, अन्यथा मैं कैसे जान पाता। सौभाग्यवश वह सेनापति मुझे निकटवर्ती वन में ही मिल गया। मैंने अन्य सैनिकों की सहायता से उसे बंदी बनाकर एक गुप्त गुफा में डाल दिया है। दासी प्रसन्न होकर बोली, आप तो नितांत चतुर हैं मंत्री जी, अब तो निश्चय ही विजय हमारी होगी। मंत्री ने गंभीरता से कहा, पर सुनो, कल तीसरा दिन है। यदि कल ही तुम्हारा विवाह महाराज से न हुआ तो संकट खड़ा हो जाएगा। राजा अवश्य सेनापति की खोज में निकलेंगे और यदि उन्हें सेनापति मिल गया तो हम दोनों का सर्वनाश निश्चित है। इसलिए कल हर हाल में तुम्हें महाराज से विवाह करना ही होगा। दासी ने दृढ़ता से कहा, आप सत्य कहते हैं मंत्री जी, कल ही वह शुभ घड़ी आएगी। दोनों प्रसन्नता पूर्वक राजमहल की ओर लौटे। महल पहुंचकर दासी सीधे राजा के कक्ष में गई और मृदु स्वर में बोली, स्वामी,
क्या आप कल के लिए तैयार हैं, हमारे विवाह के लिए? राजा का मुख क्रोध से कठोर हो उठा। तू यह सर्वथा अनुचित कर रही है। तुझे अवश्य दंड मिलेगा। दासी ठाका मारकर हंस पड़ी। दंड कब? जब मैं आपकी धर्मपत्नी बन जाऊंगी, जब इस महल की रानी कहलाऊंगी। राजा ने तीव्र दृष्टि से उसे घूरा, लेकिन मौन रहकर वहां से चला गया। उधर सेनापति उस गुफा में जकड़ा हुआ क्रोध से लाल पीला हो रहा था। उसने गरजते हुए कहा, एक बार यदि मैं यहां से निकल भागा, तो उन दोनों को अपने हाथों से सूली पर चढ़ा दूंगा। यह मंत्री विश्वासघात का मुखौटा पहनकर राजभक्त होने का छल कर रहा है। दोनों मिलकर इस राज्य का विनाश चाहते हैं, परंतु मैं सेनापति ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका दासी को बेसब्री से इंतजार था। उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आज ही महल को वैवाहिक मंडप के समान सजाया जाए। आज मेरा और महाराज का विवाह होने जा रहा है। पंडित बुलाए गए और विवाह का शुभ मुहूर्त संध्या के समय निर्धारित किया गया। नगरवासियों की प्रतिक्रिया। पूरा नगर इस समाचार से क्षुब्ध हो उठा। लोग आपस में कहते, ये कैसी विडंबना है। महाराज को क्या यही शोभा देता है कि वे एक दासी को रानी का पद दें? हमारी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी जगह कोई साधारण स्त्री आकर बैठे। हाँ हाँ, यह तो राजधर्म का अपमान है। हमें दरबार जाकर महाराज से प्रश्न करना ही होगा। यह सुनकर नगर का एक बड़ा समूह महल की ओर चल पड़ा, परंतु दरबार के द्वार पर सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और कहा, आज महल में किसी भी प्रजाजन को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह आदेश भावी महारानी का है। कृपया कल पधारें। सैनिकों के आगे प्रजा की एक न चली। उधर दोनों राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब यह समाचार उनके कानों तक पहुंचा कि उनके पिताश्री पुनः विवाह करने जा रहे हैं, तो वे स्तब्ध रह गए।